हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएसएच। तो आज हम बीपीएससी 112 के यूनिट नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि श्रमणिकल ट्रेडिशन के पॉलिटिकल आइडियाज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जैन आइडियलिज्म से। तो इस पर्टिकुलरली अगर हम जैन आइडियलिज्म की बात करें तो यहाँ पर प्लुरैलिटी ऑफ सोल्स के बारे में बात की जाती है। मतलब यहाँ पे माना जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक ऑटोनोमस एंटिटी है, उसके पास एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे कि वो स्पिरिचुअल लिबरेशन को गेन कर सकता है। ऐसी चीजें हमें जैन आइडियलिज्म में दिखाई देती हैं। अगर हम प्लुरैलिटी ऑफ सोल्स की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें हमें इक्वल कंसिडरेशन देना चाहिए। वो डिजर्व करते हैं इक्वल कंसिडरेशन, क्योंकि ये जो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म आए, यदि पर्टिकुलर श्रमणिक ट्रेडिशन आया, वो किस लिए आया? ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को गालियां दे दे के ही तो आगे बढ़ा है। और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हमने देख के रखा हुआ है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में जो सोसाइटी है उसको 4 वर्णों में स्ट्रेटिफाई कर दिया। ठीक है, ब्राह्मण ऊपर है, उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। इससे हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जो पावर है वो ब्राह्मण के पास चली गई, फिर उससे हम क्षत्रिय के पास आए, फिर वैश्य और शूद्र आ गए। तो हमने देखा कि इक्वेलिटी नाम की कोई चीज ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में नहीं थी। इसी के लिए यहाँ पर जैनिज्म आइडियलिज्म में कहा जाता है कि हमें सबको इक्वल कंसिडरेशन करना चाहिए, हमें सबको इक्वल कंसिडर करना चाहिए कि सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सब ये बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसका एथिकल फ्रेमवर्क और जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें अच्छा इन्फ्लुएंस हो सके। साथ ही साथ अगर हम इनके किंग के आइडियलिज्म की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि आइडियल किंग वही है जो कि एक प्यूरिटेंशियल कैरेक्टर का है। प्यूरिटेंशियल पुरिटैनिकल कैरेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा किंग जो कि सबसे ज्यादा मॉरल या एथिकल वैल्यूज पर विश्वास रखने वाला हो। ठीक है, वो एथिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दे, साथ ही साथ उसका रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशन हो, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ करें, लोगों की चैरिटी करें जिससे कि उनका वेलफेयर हो सके। तो ऐसी चीजें हमें जैन आइडियलिज्म में दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमन इक्वालिटी जैसी कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमें नहीं दिखाई देती। इवन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, वो पूरी तरीके से एब्सेंट रहती है। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो ये दुनिया है, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक बॉन्डेज है, एक बंधन है। इस बंधन से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको अपने कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आप सेल्वेशन को गेन कर सको बाय प्रैक्टिसिंग सैक्रिफाइस एंड पिनेंस। आप कुर्बानियाँ दो, ठीक है, आप अपने वस्त्र की कुर्बानियाँ दो, ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी जो भी मोह माया है उससे थोड़ा दूर जाओ, साथ ही साथ आप थोड़ी तपस्या वगैरह करो, मतलब पीनेंस करो। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं जो कि किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगती ही नहीं। वहीं अगर हम बुद्धिस्ट विजन की बात करें तो बुद्धिस्ट विजन में एक रिफॉर्मिस्ट स्टांस देखा जाता है टुवर्ड्स द रिचुअलिस्टिक एंड एरिस्टोक्रेटिक फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। अब क्योंकि जो हमारा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था वो बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक था, आपको जो भी चीज़ें करानी है आपको उससे पहले रिचुअल कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वैश्य हो और आपको क्षत्रिय बनना है, मतलब आप निचले वर्ण के हो, आपको ऊपर के वर्ण में जाना है, तो आपको क्या करना है? हिरण्य गर्भा सेक्रीफाइस कराना है या रिचुअल कराना है। जिससे होगा क्या कि आप क्या होगे? एक अपन वर्ण में रहने वाले व्यक्ति बन जाओगे। ऐसे ही अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो आचार्य चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त के लिए ऐसा ही एक हिरण्यगर्भा सैक्रिफाइस किया था। ठीक है, क्योंकि माना जाता था कि ये जो चंद्रगुप्त हैं ये एक शूद्र हैं। ठीक है, शूद्र से उनको ऊपर लेके गए, क्षत्रिय लेके गए। तो ऐसी सारी चीजें उस समय पर चला करती थी। तो बुद्धिस्ट जो विजन है उसका यही है कि हमें किसी भी तरीके का कोई रिचुअलिस्टिक रिलीजन नहीं बनना, हमें ना ही एरिस्टोक्रेटिक बनना है। हमें चाहिए इवोल्यूशनरी स्टेट नेचर ऑफ स्टेट, जो कि हमें दीर्घ निकाय में दिखाई देता है। मतलब ये कहा जाता है कि एक राजा जो है वो महासम्मत होना चाहिए। महासम्मत का मतलब ये कि एक ऐसा राजा जो कि उसकी प्रजा से चुना जाए। ये नहीं कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जैसे कि भगवान ने कहा है कि भाई ये आपको रूल करेगा तो ये आपके लिए भगवान है। ऐसे कोई रूल नहीं करना चाहिए, ना ही हेरिडेटरी बेसिस पे कि राजा के बाद राजा का बेटा, फिर उसका बेटा रूल करेगा, ऐसे भी नहीं। हमें चाहिए एक ऐसा राजा जो उसकी प्रजा चुने, ताकि हम एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस को
यहाँ पर परफॉर्म कर सकें, जिससे कि हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। अगर हम महासम्मत की बात करें तो महासम्मत में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो ओरिजिन है लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी का, वो पॉपुलर कंसेंट के बेसिस पर रहता है। मतलब जो प्रजा चाहेगी वही राजा करना, उसको राजा को करना पड़ेगा, उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला, रादर देन दी डिवाइन राइट और हेरिडेटरी। क्योंकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में जो राजा के दिमाग में आया उसने वही लॉ बना दिया, ठीक है, प्रजा पे थोप दिया। अब प्रजा तो प्रजा, वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो उसके लिए भगवान है। तो बुद्धिस्ट विजन में कहा जाता है कि जो महासम्मत है उसकी जो लेजिटिमेसी है पॉलिटिकल अथॉरिटी की, वो तब तक है जब तक पॉपुलर कंसेंट उसके साथ है। जहां प्रजा उससे दुखी हो गई, जहां उसका विश्वास उठ गया, तब वो महासम्मत यानी किंग को हटा सकती हैं, ताकि वो एक नई सरकार को वहां पर बिठा सके उनको रूल करने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं हम मोनेस्टिक गवर्नेंस पे। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अब जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है, जो बुद्धिज्म होता है, वो धीरे धीरे अब स्प्रेड आउट होना चालू हो जाता है। इसमें ज्यादातर लोग जुड़ने लगते हैं। अब इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हमें संघ देखने को मिलते हैं। संघ का मतलब मोनेस्टिक कम्युनिटी। मोनेस्टिक का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट लोगों की एक कम्युनिटी है जिसमें 20 लोग रहते हैं या 100 लोग रहते हैं। उन 100 लोगों ने क्या किया, एक मोनेस्ट्री बना ली, मतलब एक अपना संघ बना लिया। उस संघ में वो रहेंगे, संघ में रहेंगे, और उस संघ के अलग कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, जिसे वो विनय के नाम से देते हैं। विनय हम बोल सकते हैं, जो कि बुद्धिस्ट कंपाइलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी में रहने वाले या संघ में रहने वाले लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दिए गए हैं ताकि उन्हें अच्छे से गवर्न कर सकें और मोनेस्टिक कम्युनिटी की अच्छे से फंक्शनिंग हो सके। तो यहाँ से शुरुआत होती है मोनेस्टिक गवर्नेंस की, जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसी तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा गवर्न करने की शुरुआत की गई। वहीं अगर हम बौद्ध भिक्षुओं के सोशल स्टेटस की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का जो सीनियोरिटी है वो इस बेसिस पर डिसाइड किया जाता था कि किस दिन वो उन्हें संघ को ज्वाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि 1 जनवरी 24 को एक यहाँ पर संघ बना, तो 1 जनवरी 2024 को मान लो 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो वो 10 लोग जो हैं जिन्होंने सबसे पहले संघ को ज्वाइन किया वो बन गए इस पर्टिकुलर संघ के सबसे सीनियर मेंबर। उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया वो बन गए उनके जूनियर, उसके बाद जिन्होंने किया वो उनके जूनियर। तो ऐसे करके यहाँ पर सारी चीजें दिखाई जाती थी, जिससे कि एक इक्वालिटेरियन और लिबरल कल्चर को हम यहाँ पर दिखा सकें और बिना किसी हायरार्की और डायनेस्टिक फेवरेटिज्म के बिना हम अपनी गवर्नेंस को अच्छे से कर सकें, एक ऑर्गेनाइज गवर्नेंस हम यहाँ पर अचीव कर सकें। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें कि एक बौद्ध भिक्षु को क्या क्या सिखाया जाता था, तो उन्हें कहा जाता था कि जो भी आपकी ये जो है लालच है उसको आप बाहर छोड़ के आइए, आपके अंदर जो भी नफरत है उसे बाहर छोड़ के आइए, आपके अंदर जो भी इग्नोरेंस है, डेल्यूजन है, फुली है, कंसाइट है, उसे आप बाहर छोड़ के आए। संघ में यह सब नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको एक कम्युनल प्रॉपर्टी में रहना है, आपको सबके साथ मिल बांट कर रहना है, ताकि अगर आपके पास अपनी लालच है, अपनी नफरत है, तो आप संघ में कभी नहीं रह सकते। इक्वालिटेरियन लिबरल कल्चर कभी फॉलो ही नहीं हो सकता। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा जाता था कि अगर आप संघ में आए तो बेयर मिनिमम प्राइवेट पोजेशंस के साथ आए, या तो आए ही नहीं। कि आपके जो भी प्राइवेट पोजेशंस हैं आपको उन्हें संघ में नहीं लाना है। अगर प्राइवेट पोजेशन ले आए तो संघ का मतलब ही क्या हुआ, कम्युनल हार्मनी बनेगी कैसे। तो इसी वजह से कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पर बेयर मिनिमम प्राइवेट पोजेशंस की बात की गई, और साथ साथ ये भी कहा गया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए केयरफुल रहें, कंपैशनेट रहें, ठीक है। कि जो भी ले पर्सन हैं, ले फॉलोअर्स हैं, ले फॉलोअर्स का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बुद्धिज्म में तो विश्वास रखते हैं, पर मोनेस्टिक डायनेस्टी या सॉरी जो मोनेस्टिक गवर्नेंस है, मोनेस्टिक कम्युनिटी है, उसमें नहीं आना चाहते। संघ में रहकर ये बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते, सिंपल बाहर बाहर से बुद्धिज्म को मानते हैं। तो वो होते हैं हमारे ले फॉलोअर्स या ले पर्सन। बौद्ध भिक्षुओं को ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म जो है वो अच्छा रहे, तो आपको अपने संघ में रहने वाले लोगों के लिए तो काम करना ही करना है। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो आप ही के धर्म को मानते हैं पर संघ में नहीं रहते,
आपको उनके लिए भी काम करना है। ऐसी डेलिबरेटिव टाइप की डेमोक्रेसी उस समय पर बुद्धिस्ट संघ में चालू हो गई। वहीं अगर हम कुछ रिपब्लिक्स की बात करें जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें दिखाई देती हैं, तो इसमें हमें यह पता चलता है कि बुद्धिस्ट या जो बुद्ध के टाइम पे लिटरेचर लिखी गई, उसमें हमें रेफरेंसेस दिखाई देते हैं दो तरीके के गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट उस समय पर दो तरीके की होती थी गंगेटिक प्लेन्स में, नदर्न इंडिया में, वही मतलब जो यूपी और जो बिहार वाला एरिया है वहां तक का। तो दो गवर्नेंस के अगर हम देखें मॉडल्स में, तो सबसे पहले रिपब्लिकन आता था, उसके बाद मोनार्कियल आता था। ये दोनों तरीके की गवर्नमेंट एक दूसरे से कंपटीशन में लगी रहती थी। अगर इनके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें, तो बेसिक फीचर्स में सबसे पहले अगर हम देखें रिपब्लिकन को, तो रिपब्लिकन में सबसे बड़ा फीचर यही है कि भाई गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। क्योंकि रिपब्लिकन सिस्टम में क्या है, 10-12 लोग हैं, उन्हीं के पास सारी पावर है, उन्हें कोई रूल बनाना है तो 12 के 12 लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, वोटिंग होगी, उस हिसाब से लॉज को बनाया जाएगा। वहीं मोनार्कियल में क्या है, राजा का कथन ही उसका शासन है। ऐसी सारी चीजें उस समय पर चला करती थी और ये दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में टसल बना रहता था। अगर हम कुछ रिपब्लिक्स की बात करें महाभारत में, तो हमें दिखाया जाता है कि अंधकाज, वृषणीज, यादव, कुकुराज और जो भोजाज हैं, ये महाभारत में 5 रिपब्लिक्स हुआ करती थी। अब इन रिपब्लिक्स ने क्या किया कि ये पांचों के पांचों रिपब्लिक्स एक साथ आ गए, इन्होंने कन्फेडरेशन बना लिया, एक संघ बना लिया और इस संघ का प्रेसिडेंट बनाया भगवान कृष्ण को। तो ऐसी चीजें अब धीरे धीरे करके यहाँ पर आने लगी। जहाँ पर बुद्धिस्ट टाइम में रिपब्लिक्स हुआ करती थी, अब इसी बुद्धिस्ट टाइम में हम ये देखेंगे कि कैसे 4-5 रिपब्लिक्स एक साथ मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाती हैं और उस कन्फेडरेशन का एक प्रेसिडेंट होता है। वहीं अगर हम महाभारत वाले एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें जो भी यूनिट होती थी, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होती थी, जैसे कि अंधकाज हैं, भोजास हैं, यादव हैं, तो इनका एक चीफ हुआ करता था जिसका नाम था ईश्वर, मास्टर या लॉर्ड, जो इनको यहाँ पर डायरेक्ट करने का काम करता था। और ये सारी स्टेट्स एक दूसरे से ऑटोनोमस रहती थी, मतलब सारे फैसले ये खुद लेंगी, पर सुजरेनिटी किसको शो करेंगी, भगवान कृष्ण को। तो ऐसी चीजें इस समय पर आना चालू हुई। वहीं अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर में जाएं, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें 8 अलग अलग तरीके की रिपब्लिक्स दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर कोलियाज हैं, शाक्याज हैं, जहाँ से बुद्ध आते हैं, ठीक है, लिच्छवीज हैं, विदेहाज हैं, वज्जी हैं, मल्ल हैं। तो ये जो सारी 8 की 8 रिपब्लिक्स हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में, हमें इसका रेफरेंस दिखाई देता है। पॉलिटिकली अगर हम देखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स उस समय के टाइम की वो थे वृज्जीज और मल्लास। ये रहे मल्लास और ये रहे यहाँ पर वृज्जीज। अगर हम इनकी बात करें तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि पाणिनि और आचार्य चाणक्य ने दोनों ने ही यहाँ पर इनको मेंशन करके रखा हुआ है। अब इन्होंने क्या करना चालू किया, हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने एक संघ बनाया, ठीक है। अब तो जैसे जैसे पॉलिटिकल संघ बनने लगे इन रिपब्लिक्स के, तो एमपी सिंह ये कहते हैं कि जो संघ बने वो एक इंटरमीडिएट स्टेज माने जाते हैं, जहाँ पर पहले के जमाने में ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, अब उनकी जगह पर संघ आ गए। अब धीरे धीरे ये संघ क्या होंगे, अब ये फुल्ली डेवलप्ड मोनार्कियल स्टेट्स में बढ़ जाएंगे, जहाँ पर कोई 5 रिपब्लिक्स में से कोई एक रिपब्लिक ऐसी होगी जो कि ज़्यादा पावरफुल बनेगी और वो चारों की चारों रिपब्लिक्स को अपने अंदर यहाँ पर समेट कर एक राज्य बनाएंगी या एक स्टेट बनाएंगी। ये था संघ का एक इंटरमीडिएट स्टेज। वहीं अगर हम आगे जाएं बुद्धिस्ट संघ की बात करें, तो बुद्धिस्ट ने भी एक संघ बनाया जो कि हमने ऊपर पढ़ा, जिसका नाम था भिक्खु संघ, जो कि था रिपब्लिक्स ऑफ भिक्खु। तो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखने के लिए, क्योंकि उस समय पर पॉलिटिकल संघ भी बन गए, तो इनको यही खतरा लगा कि ऐसा ना हो कि जो ये संघ बनते जा रहे हैं पॉलिटिकल वाले, तो ये पॉलिटिकल संघ हमारे बुद्धिस्ट संघ को अपने अंदर ना कब्जा के अपने अंदर वाले रूल्स जो हैं वो हम पे इम्पोज ना कर दें। तो इसी से मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पर ज़्यादा जोर दिया, अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान दिया। और यही सब 7 कंडीशंस को इन्होंने रखा कि अगर हमें दूसरे पॉलिटिकल संघों से आगे रहना है तो हमें 7 कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हमें असेंबलीज करनी चाहिए, ठीक है, हमें रेगुलरली
टास्क यहाँ पर कैरी आउट करके रखने चाहिए गवर्नेंस के लिए, ताकि हार्मनी बनी रह सके। साथ ही साथ जो भी हमें प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे एल्डर्स हैं, ठीक है, उनको सुनना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये 7 कंडीशंस को सहती हैं, जो कि इस बुद्ध संघ ने रखी, ताकि वो दूसरे पॉलिटिकल संघों से अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रख सकें। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जयसूर्या नाम के स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि भले ही जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने भिक्षु संघ बना लिया, पर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां इनसे भी हुई जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज होने लगे, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी का जो मुद्दा था यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा आया। क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि ये जो बुद्ध संघ बने, इसमें ऑर्डिनेशन के बेसिस पर यहाँ पर सीनियरिटी को जज किया जाता था, जस्टिफाई किया जाता था। वो सिर्फ मेल्स के लिए एप्लीकेबल था, फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। फीमेल्स को यहाँ पर बुद्धिस्ट संघ में घुसने ही नहीं दिया जाता था। वो तो बाद में बुद्ध के शिष्य आनंद ने जब बुद्ध को समझाया कि अगर आप चाहते हैं कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, तो उसमें मेल्स भी आएंगे या फीमेल्स भी आएंगे, दोनों का साथ में रखना पड़ेगा, तभी तो सारी स्पिरिचुअल इक्वालिटी फैलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आनंद ने बुद्ध को समझाते हुए बोला कि हमें वुमेन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए एज स्पिरिचुअल इक्वल्स। और इसी वजह से जो बुद्ध थे, उन्होंने कुछ सर्टेन एडिशनल रूल्स के साथ औरतों को या विमेन को भी अपने संघ में आने की अनुमति दे दी। वहीं अगर हम आगे बात करें बुद्धिस्ट संघ की, तो बुद्धिस्ट संघ को यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में जो मोनास्टिक ऑर्डर है, जो मोनास्टिक लाइफस्टाइल है, उसका अगर बर्थ हुआ वो बुद्धिस्ट संघ की वजह से हुआ। क्योंकि बुद्धिस्ट संघ में क्या होता था, एक ओपन सोसाइटी की बात की जाती थी, कम्युनल हार्मनी की बात की जाती थी। ठीक है, इन स्मॉलर ट्राइबल ओलिगार्कीज। क्योंकि गण संघ अगर हम देखें तो स्मॉलर में ही क्यों, क्योंकि स्मॉलर में जो क्या है, ये सारे ऑटोनोमस रहते थे। ठीक है, अपने रूल्स अपने अपने हिसाब से बनाया करते थे। ठीक है, अब क्योंकि कुशाल और मगध बड़े मोनार्कियल किंगडम्स होते थे, इनके अंदर ज़्यादा एरिया आता था। जितना बड़ा एरिया उतने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग उतने उतने ही ज़्यादा उनके रिलीजियस बिलीफ्स। अब एक किसी पर्टिकुलर बिलीफ को हम इतने ज़्यादा लोगों पर इम्पोज करेंगे, तो एक ना एक दिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से तंग हो जाएंगे और अलग होने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से बुद्ध जो है वो एक ओपन सोसाइटी की तो बात करते हैं, पर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये ओपन सोसाइटी गण संघ यानी स्मॉलर ट्राइबल ओलिगार्कीज में, क्लैन रिपब्लिक्स में ही अच्छी लगती है, बड़े मोनार्कियल किंगडम्स में अच्छी नहीं लगती। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें बुद्ध संघ में बताई गई। आगे बढ़ते हैं हम कन्फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक्स, मेकिंग ऑफ यूनियंस। तो हमने ऊपर देखा कि जो पॉलिटिकल संघ थे, वज्जियों ने एक संघ बनाया। ठीक है, लिच्छवियों के साथ, जिसे संवज्जी के नाम से जानते थे। अब ये जो पर्टिकुलर संघ था, ये महावीर की जैसी मृत्यु हुई तब ये खत्म हो गया। उसके बाद जो लिच्छवी थे, उन्होंने मल्लाओं के साथ एक अपना संघ बनाया। अब ये जो कन्फेडरेसी थी, इसमें एक फेडरल काउंसिल भी बनाई गई, जिसमें 18 लोग थे, 18 मेंबर्स थे। इन 18 मेंबर्स में से 9 जो थे वो लिच्छवियों के थे, 9 मल्लाओं के थे। ठीक है, जब मल्ला के साथ इन्होंने जो संघ बनाया था उसके थे। साथ ही साथ जो मेंबर थे फेडरल काउंसिल के, उन्हें गणराज कहा जाता था। ये जो 18 कन्फेडरेट किंग्स थे, वो काशी कोशाल एरिया में यहाँ पर प्लेस्ड रहते थे। उस एरिया में एक गवर्नेंस का काम करते थे। काशी कोशाल का एरिया मतलब आज का जो यूपी का और थोड़ा जो बिहार का एरिया है, वो यहाँ पर मिलके बनता है। वहीं अगर हम इन फेडरल स्टेट्स की बात करें, तो ये जो इनके संघ में जो भी स्टेट्स आती थी, उनमें सभी मेंबर्स इक्वल हुआ करते थे। सबकी आवाज़ इक्वल थी, मतलब सबको बोलने का अधिकार था, सबको बराबर का अधिकार था, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स थे, ताकि फेडरेशन में इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर यूनियंस की, कि कैसे रिपब्लिक्स अब धीरे धीरे करके यूनियंस बनाने लगी हैं, और उन यूनियंस में कैसे इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल वॉइस, इक्वल मेंबर्स और इक्वालिटी की बातें की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें अब इस टाइम पर चालू हो गई। आगे बढ़ते हैं हम इनके कुछ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो जो इनका लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता था गणसंघ का, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो जुडिशियल बिजनेस था, वो
यंग लोगों की पब्लिक असेंबली और जो ओल्ड लोगों की पब्लिक असेंबली होती थी, उन दोनों में मैनेज किया जाता था। ठीक है। और उनके हाउस को कहा जाता था संत घर, यानी मूट हॉल। ये कोशाला के किंग की सोसाइटी के अंदर आते थे, क्योंकि हमने देखा था ना, ये जो कोशाला, ये जो काशी कोशाल रीजन है, उसका जो कोशाल वाला पार्ट है, क्योंकि कोशाल उस समय पर बड़ी महाजनपद थी और इसके पास ज्यादा पावर भी थी, तो इसी की किंग के अंदर ये सारी सोसाइटी को शो कर किया करते थे। ठीक है। और इनकी काउंसिल में 500 मेंबर्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये अपना लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। इवन अगर हम देखें तो जब बुद्ध की मरने की खबर आई, जब आनंद बुद्ध की मृत्यु की खबर लाए, तो वो इस संत घर में ही, मतलब एक मोट हॉल में ही लाए, जहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अगर हम इनके कुछ ऑफिसर्स की बात करें, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता था, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह उसे इलेक्ट किया जाता था। ठीक है। जिसे कि हम राजा का टाइटल देते हैं। वहीं अगर हम कुछ लिच्छवी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो उन्होंने 3 तरीके के ऑफिसर्स के बारे में बताया है, कि जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट या राजा है। प्रेसिडेंट के बाद है उपराजा यानी वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद है जनरल लिजिमो यानी सेनापति। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उस समय पर लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए किन किन ऑफिसर्स को रखा जाता था और इनके फंक्शंस क्या हुआ करते थे। इसमें सबसे ऊपर होता था राजा, फिर होता था उपराजा, फिर होता था सेनापति। तो इस तरीके से इनका कुछ प्रोसीजर चलता था। अब बात करते हैं इनके कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की। तो अगर हम इनके कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें, तो बुद्धिस्ट संघ और जो पॉलिटिकल संघ उस समय पर बन रहे थे रिपब्लिक्स के बीच में, इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देखी गई। कि जैसे कि जो वैशालियंस थे, वो जैसे इन्होंने अपना हाउस ऑफ लॉ बनाया, जहाँ पर वो लॉज बनाया करते थे, उस हाउस में वो सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री डिस्कशंस नहीं करते थे, साथ ही साथ जो कमर्शियल इश्यूज होते थे, एग्रीकल्चरल इश्यूज होते थे, वो भी वहाँ पर डिस्कस किए जाते थे, जैसे कि बुद्धिस्ट संघ में किए जाते थे। अगर हम लिच्छवी गण की बात करें, तो लिच्छवी गण जो इन्होंने बनाया हुआ था, उसमें एक ऐसा ऑफिसर होता था या ऐसा मेंबर होता था, जो कि लिच्छवियों के बिहाफ पर दूसरों को मैसेज पहुंचाने का काम करता था, जिसका नाम था महातका। ठीक है। लिच्छवी एक महातका नाम के इस मेंबर को अपॉइंट करते थे एज एन इनवॉय, कि वो इनवॉय क्या करेगा, उनके बिहाफ पर जो दूसरे गणराज हैं या जो गण संघ हैं, उनको लिच्छवियों का मैसेज देगा। ठीक है। अब ये जो गण होता था, वो चलता कैसे था, कि उसमें हर जो मेंबर होता था, जो भी मेंबर इस गण में है, उसके पास राइट ऑफ स्पीच है। ठीक है। इक्वल राइट ऑफ स्पीच है, उसके पास वोटिंग राइट्स भी हैं, और वो एस्पायर कर सकते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। मतलब किसी भी तरीके का कोई हेरिडिटरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं। कोई भी वहां पर नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की सोच सकता था। ऐसा यहाँ पर लिच्छवियों ने बना के रखा हुआ था। अब क्योंकि इनको सभाएं भी चलानी होती थी, सारा प्रोसीजर भी करना होता था, तो इन्हें सभा चलानी होती थी, तो असेंबली इन्होंने बना दी। अब असेंबली में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ऑफिसर्स को सीट का अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको सीट असाइन करते हैं। तो इन्होंने क्या करके रखा हुआ था लिच्छवियों ने, कि एक स्पेशल ऑफिसर जिसका नाम है आसना पनापका या आसना प्रजनापका, सीट रेगुलेटर, इन्होंने इसको भी अपॉइंट करके रखा हुआ था, कि जो असेंबली हमने बनाई है उसके अंदर जो भी सीट एलोकेशन का काम है, कि कौन से मिनिस्टर को या कौन से मंत्री को कौन सी सीट देनी है, उसके लिए भी एक अलग ऑफिसर बना के रखा हुआ है, ताकि किसी भी ऑफिस जो मंत्री है उसकी ऑटोनॉमी को हर्ट ना हो। साथ ही साथ जो ये असेंबली हुआ करती थी, इनमें रूल ऑफ कोरम भी चलता था, जैसे आज के पार्लियामेंट में चलता है, कि मतलब एक स्मॉलर लोकेलिटी में अगर हम देखें तो 20 जन एक असेंबली में होने ही चाहिए, ताकि जो डिस्कशन है वो हो सके। ठीक है। अगर एक बिजनेस, अगर हम किसी भी चीज़ का डिस्कशन बिना 20 के 20 प्रेजेंट मेंबर्स के बिना कर रहे हैं, तो वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता था। और जो ड्यूटी होती थी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को गैदर करने के लिए, वो उसके लिए भी इन्होंने विप जारी विप को अपॉइंट करके रखा हुआ था, क्योंकि विप का यही काम होता है। अगर हम आज के कंटेक्स्ट में भी देखें, तो यही है कि हर पार्टी अपना विप यहाँ पर बना के रखती है, ताकि वो उसके डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को प्रेजेंट रख सके, एक डेकोरम बना के रख सके हाउस में।
तो ये सारी चीज़ें लिच्छवियों ने भी बना के रखी हुई थी। डिबेट और डेलिब्रेशंस भी एक मोशन से चालू होते थे, जैसे आज के पार्लियामेंट में होते हैं। मोशन को कहा क्या जाता है, एक ऐसा पार्लियामेंट्री टूल है जिससे कि हम एक डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी चलता था। एक मोशन को ये नाती या जनाब्ती कहते थे, ठीक है, जिसके बाद ये एक प्रस्ताव लाते थे जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि एक संघ में अडॉप्ट किया जाता था। अगर कुछ केस में ऐसा देखा गया कि एक प्रस्ताव को उसी संघ में 3 बार रिपीट किया जा रहा है, बार-बार उसे ही लाया जा रहा है, तो उसे नती चतुथा भी कहा जाता था, मतलब 4 बार उसे लाया गया। साथ ही साथ अगर वो रेज़ोल्यूशन जो है, उसे हमें असेंबली के सामने रखना है, तो उसे कामवाच कहा जाता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि कैसे इनका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चलता था। जैसे आज के पार्लियामेंट में चलता है, किसी न किसी तरीके का हम ये देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है ही। कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर नाती मतलब एक मोशन असेंबली में पास नहीं हुआ और इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, मतलब मोशन को पास किए बिना इन्होंने प्रस्ताव ला दिया असेंबली के सामने, तो ये क्या करते थे कि उस प्रस्ताव को इनवैलिड घोषित कर दिया करते थे, क्योंकि इनका मानना क्या था कि जब तक मोशन नहीं आएगा, जब तक नति नहीं आएगा या जनप्ति नहीं आएगा, तब तक ये डिस्कशन को करेंगे ही नहीं। इसलिए सबको ये इनवैलिड घोषित कर दिया करते थे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला कैसे चलता था, तो जो भी रेजोल्यूशन अगर अप्रूव हुआ तो उसके जो भी फेवर में लोग हैं वो साइलेंट रहेंगे, वो चुप रहेंगे, और वहीं जो ओपोजिंग लोग हैं, जो ये नहीं चाहता कि ये पास हो, तो वो बोलेंगे। अगर एक मेंबर अपने जो मिसबिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके लिए प्रोसीजर ऑफ सेंसर भी ला के इन्होंने रखा हुआ था कि इस पर्टिकुलर मेंबर को हम चुप करा सकें, इसको बाहर धकेल सकें हाउस के। ऐसी चीज़ें इन्होंने चालू करके रखी हुई थी। लॉफुल प्रेजेंस होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था, और साथ ही साथ हर मेंबर को ये भी कहा जाता था कि आप धम्मों को फॉलो कीजिए और विनय को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ पॉइंटलेस स्पीचेस को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पर डेलिब्रेशन किए जाते थे, ठीक है। स्पेशली अपॉइंटेड कमेटी बनाई जाती थी, ताकि उसका काम क्या होता था कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको पहले से ही एक उसका हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट वो तैयार कर दे कि किन किन मुद्दों पर हमें बात करनी है, ताकि पॉइंटलेस स्पीच से हम बच सकें। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर हुई थी। साथ ही साथ अगर हम वोट की बात करें तो वोट इनकी भाषा में छंद कहा जाता था। हर मेंबर के पास एक फ्री विल होती थी, मतलब जिसको वो चाहे वो वोट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो अनोनिमस रेजोल्यूशन हुआ करते थे उसमें वोटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। वहीं अगर डिवीजन ऑफ ओपिनियन आया, मतलब 10 में से 6 लोग चाह रहे हैं कि ये पास हो, 4 लोग चाह रहे हैं पास ना हो, तो प्रोसीजर ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुतरा का यहाँ पर यूज़ किया जाता, मतलब जो मेजॉरिटी कह रही है उसी का यहाँ पर यूज़ किया जाता था। और जो वोटिंग होती थी वो पिंस, मतलब जो लकड़ी की जो पिंस होती हैं उससे की जाती थी, मतलब जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके वोटिंग की जाती थी। एब्सेंटीज़ की वोटिंग को हम यहाँ पर मेटिकुलसली कलेक्ट किया जाता था, उनके घर घर जाके कलेक्ट किया जाता था। साथ ही साथ अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो क्लर्क्स और रिकॉर्डर होते थे हाउस में, जो कि मिनट मिनट के डेलिब्रेशंस और जो रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं हाउस में उसका भी एक रिकॉर्ड किया करते थे। फाइनली अब जब जो असेंबली है वो साइलेंट जब रहती थी, उसे यहाँ पर पहले ही रेजोल्यूशन लाने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता था, ताकि जो असेंबली है वो यहाँ पर थोड़ी जाग जाए, उसमें पता चले कि कौन कौन से मुद्दे जहाँ हमें डिस्कस करने हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ा इनका जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो चलता था। आगे बात करते हैं हम इसके कुछ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब हम बात करें अगर इनके कुछ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जुडिशियल अथॉरिटी में जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो होती थी प्रेसिडेंट की, क्योंकि हमने देखा था कि 4-5 रिपब्लिक्स मिलकर एक अपना प्रेसिडेंट चुनती हैं, तो वो जो प्रेसिडेंट होता था वही इनकी सबसे बड़ी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी भी हुआ करता था, और साथ ही साथ उसके साथ एक जुडिशियल मिनिस्टर भी हुआ करता था, जो कि या तो एक्साइडर होगा या एक पेड ऑफिसर होगा। अब इसमें सिटीजन्स की यहाँ पर लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए, ये कंसिडर करने के लिए कि कौन ये जुडिशियल मिनिस्टर होना चाहिए, वो कंसिडर करता था सेनापति। सेनापति ही चाहेगा, ये सेनापति कंसिडर करेगा कि कौन इस समय का जुडिशियल मिनिस्टर होना चाहिए। सेनापति के साथ साथ उपराज भी हुआ करते थे, उपराजा
राजा, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट के डिसीजंस हुआ करते थे किसी भी क्राइम में, पनिशमेंट में, वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे। और इसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि जो इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी तो है ही, साथ ही साथ उसके साथ कुछ उपराजा भी रहते हैं, सेनापति और जुडिशियल मिनिस्टर भी रहते हैं उसको एडवाइस करने के लिए। उसके बाद सेकंड लेयर पे जाएं तो कोर्ट ऑफ फाइनल अपील, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर अष्टकुलकार होता था, जहाँ पर 8 लोगों की जज होती थी जो कि यहाँ पर डिसीजन को सुनाया करती थी। हाई कोर्ट अगर हम देखें तो हाई कोर्ट को जजेस को यहाँ पर सूत्रधार कहा जाता था। फोर्थ अगर हम जाएं तो कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं, कोई हमें डिसीजन पसंद नहीं आया उसके खिलाफ हमें अपील करनी है, तो वो होता था वहात्रिकाज, मतलब लॉयर जजेस वहाँ पर प्रेसाइड किया करते थे, वो अपना डिसीजन सुनाते थे। और छोटे मोटे ऑर्डिनरी ऑफेंसेस के लिए यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना के रखा हुआ था जिसका नाम है मीच या महामताज, ठीक है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इनकी जुडिशरी भी लेयर्ड थी, जैसे इनका लीगलिस्टिक प्रोसीजर भी लेयर्ड था, ये भी इनके लेयर्ड हुआ करती थी। आगे अगर हम जाएं इनके पॉलिटिक्स के बेसिस पे, तो एथिक्स को अपना बेसिस मानते थे पॉलिटिक्स का। अब क्योंकि धीरे धीरे करके जो महाजनपद थी वो बड़ी होती जा रही थी, उनका एरिया बड़ा होता जा रहा था, स्पेशली अंडर द नंदाज एंड मौर्यास। नंद और जो मौर्य थे उन्होंने करके क्या रखा कि मौर्य जब टाइम आया मौर्यों का, तो इन्होंने अफगानिस्तान के लेके इंडिया के कावेरी रिवर तक का जो पूरा एरिया था वो कवर करके रखा हुआ था, ठीक है। अब इतने बड़े एरिया को यहाँ पर हमें गवर्न करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, हमें फंक्शन कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, हमें स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रीजन ऑफ स्टेट आया कि भाई हमें चलाना कैसे ये तो बताओ। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट होती है इंडियन स्कूल ऑफ थॉट की, जहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पर थॉट दिए जाते हैं कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स को चलाना कैसे है। फर्स्ट हमें यहाँ पर रामायण का दिखाई देता है, जहाँ पर जो वाल्मीकि हैं वो ये बताते हैं कि हमें पॉलिटिकल और एथिकल वैल्यूज़ को एक साथ लेकर चलना चाहिए ताकि जो स्टेट है उसे रन किया जा सके। सेकंड बुद्धिज्म है, जहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो किंग है उसे मॉरल वैल्यूज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों के एथिकल जो बेसिस है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थर्ड अगर हम भगवद गीता की बात करें तो यहाँ पर वायलेंस पर लेजिटिमेसी दी जाती है, ये कहते हैं कि भैया मॉरल बेस से काम नहीं चलने वाला, हमें वायलेंस तो करनी पड़ेगी। फोर्थ अगर हम आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर सबॉर्डिनेशन मीन्स टू एंड्स की बात की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्टेट का मकसद क्या है, उसके जो भी गोल्स हैं, उसके जो भी उन्हें सेट करके रखे हैं उसको फुलफिल करना। तो आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जो भी आपको सही लगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो आप करो, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। वहीं अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में ये कहा जाता है कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ स्टेट को मेंटेन करके रखना है तो पॉलिटिकल के साथ साथ हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ का भी कंसर्न साथ में चाहिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस को यहाँ पर प्रीच किया जाता है कि सबसे ज़्यादा मॉरल प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा वो अच्छा राजा है, और जो राजा धम्म को फॉलो नहीं करेगा वो अनराइटियस यहाँ पर है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि किंगशिप या हम पॉलिटिक्स के बेसिस पर भी जाएं तो एथिकल चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जाता था, जो कि इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी बनी। तो अब बात करते हैं इनके कुछ रिएक्शंस की कि इनके रिएक्शंस क्या क्या निकले। अब जो श्रमणिक ट्रेडिशन था इसका सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि भाई जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने कूड़ा कचरा मचा के रखा हुआ है, ये हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम बना के, हमें इसको रिजेक्ट करना है। इसकी वजह से हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी ये उनको अपीलिंग लगता था। इसकी वजह से हुआ क्या कि चाइना, कोरिया, जो थाईलैंड, कंबोडिया, इन सारे देशों में यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट ये जो पर्टिकुलर टाइप का ट्रेडिशन था वो चला गया, जिससे कि जो बुद्धिज़्म बना वो एक यूनिवर्सल रिलीजन बन गया। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी को यहाँ पर असर्ट किया जाता था कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल कंसिडर करेंगे, सोशल इक्वेशंस में सबको इक्वल रखेंगे। इसी वजह से जो बुद्धिज़्म था वो ब्राह्मणिज्म को काउंटर किया करता था, जिसकी वजह से जो पब्लिक थी वो अब सेरेमनीज और रिचुअल्स के बजाय बुद्धिज़्म में आना चालू हो गई थी, जिसके वजह से जो हिंदुइज्म था
वो यहाँ पर धीरे धीरे वीक होता गया। वहीं अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तब जैसे जैसे बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्धिज्म में डिवाइड आने लग गया, महायान और हीनयान। इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हुए, जिसकी वजह से तंत्र मंत्र, जो बुद्धिज्म आइडल वर्शिप में यकीन ही नहीं करता था, वहां पर भी आइडल वर्शिप होने लग गई। और इसी का फायदा उठाया शंकराचार्य ने। इसी को देखते हुए यहाँ पर शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को अपोज भी किया। ठीक है, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट चालू करके रखी, जैनिज्म से लेके बुद्धिज्म तक, जिसकी वजह से बुद्धिज्म वहीं से ही गायब हो गया, जिस लैंड से या जिस एरिया से वो निकला था। और जैसे ही मॉडर्न जो डायनेस्टी हुआ करती थी 6th सेंचुरी बीसी में, जैसे उसका डिक्लाइन हुआ, जैसे ही सम्राट अशोक की मृत्यु हुई और उनके बाद जो वीक राजा आए, उनके वीक प्रोपेगेशन की वजह से जो बुद्धिज्म था वो यहाँ पर चला गया, और फ्यूडलिज्म और जो इस्लामिक स्टेट थी वो आने लग गई। तो ये थे इसके कुछ रिएक्शंस। अब बात करते हैं कुछ इसकी लिमिटेशंस की। तो पर्टिकुलरली अगर हम श्रमणिक ट्रेडिशन की बात करें, तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स और एथिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या जो मेटाफिजिक्स हैं, हमें उसे तो हमने देखा कि जो ये जो ट्रेडिशन है, इसमें मेटाफिजिक्स और एथिक्स का सबसे ज़्यादा रोल है। हर चीज़ एथिकल होती है, भाई ये कर लो, पिनेंस पे चले जाओ, तपस्या कर लो, कुर्बानियाँ दे लो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये सब एथिक्स वाले काम हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल थॉट जैसा तो है ही नहीं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इनकी यही है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दो, अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन्होंने दी नहीं, जिसकी वजह से ये इनकी लिमिटेशन बन गया। साथ ही साथ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये दोनों ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से अपने आप को कम्प्लीटली डिसोसिएट भी नहीं कर पाए, क्योंकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का प्रभाव हमें जैनिज्म पर ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं मानने की बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में कर्म की बात की जाती है, ये दोनों रिलीजन कर्म की बात करते हैं कि अच्छे कर्म कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। तो जिससे कि हमें ये पता लगता है कि भले ही इन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को कितनी ही गालियाँ दी हों, ये कम्प्लीटली इससे डिसोसिएट कभी हो ही नहीं पाए। ग्रेजुअली होने क्या लगा कि अब धीरे धीरे जो जैनिज्म था वो अपनी प्रैक्टिसेस को ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस से यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाया। ग्रेजुअली मंत्र और तंत्र, यानी ये सब प्रैक्टिसेस जैनिज्म में आने लगी, और जहाँ पर जो इंट्रा कॉस्मिक गॉड थे उनकी पूजा यहाँ पर जैनिज्म में चालू हो गई। ठीक है, जैनिज्म में मूर्तियाँ आनी चालू हो गई। जो जैनिज्म या बुद्धिज्म जो है, जो मूर्तियों में मानता ही नहीं था, उन दोनों ही रिलीजन्स में इंट्रा कॉस्मिक गॉड्स का आना चालू हो गया, जिसकी वजह से तंत्र मंत्र की वजह से जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था, उसकी वजह से जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, जहाँ से निकले वहीं से गायब हो गए। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्श इनकी डॉक्ट्रिन हुआ करती थी। पर्टिकुलरली अगर हम जैनिज्म को देखें, तो जैनिज्म में कहा जाता था कि अल्टीमेट अहिंसा करो, मतलब आपको खेती भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपको खेती करनी है तो आपको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, कीड़ों को मारना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे जीव हत्या हो सकती है। तो ऐसी सभी चीज़ों की वजह से यह लिमिटेशन बने कि बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने से डरते थे, जिनका भर भर के शंकराचार्य ने इनका विरोध किया। भले ही जैनिज्म ने इसको रिवाइज कर लिया हो, पर कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं कि थ्योरी इसकी हार्श डॉक्ट्रिन है। बुद्धिज्म ने अपने किसी भी रूल को यहाँ पर रिवाइज नहीं किया, जिसकी वजह से जहाँ से इसका बर्थ हुआ, जहाँ से इनका जन्म हुआ, वहीं से गायब हो गया। जो ऐसी सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लास्ट में देखें, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन धम्म पे या विनय पे ज़्यादा फोकस करता था। अब विनय भी कैसा है, आपकी एथिकल वैल्यूज़ हैं, बड़ों का आदर करो, सुनो उन्हें, उनको ऑनर करो। अब ऐसी जो चीज़ें हैं वो सफिशिएंट नहीं है एक स्टेट को चलाने के लिए। पावर का ऐसे एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेक करने वाला है ही नहीं। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि राजा को चैरिटी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, धर्म को फॉलो करना चाहिए, पर आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करने के लिए आपने कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया नहीं किया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की कि कैसे करें। जिसकी वजह से हुआ क्या कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगा। और जैसे मिड 5th सेंचुरी में बुद्ध की मृत्यु हुई, उनके रिपब्लिक्स तुरंत ही ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे, और इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से जो
रिपब्लिकन नॉबल्स और एल्डर्स हुआ करते थे वो एक दूसरे से अलग जाने लगे, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअलिज्म था वो अनडिसिप्लिन होने लग गया, इंडिविजुअल प्राइड जैसी बातें आने लगी और लैक ऑफ डिसिप्लिन हमें बुद्धिस्ट संघ में दिखाई दिया। ये थे कुछ लिमिटेशंस इट्स पर्टिकुलर श्रमणिकल ट्रेडिशन की। तो यही खत्म होता है हमारा एक पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।